आइए प्यारे साथियों, आज के इस अध्याय में इस लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का अध्याय चौथा है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ऐसा युग जिसमें कांसे का प्रयोग देखा गया, कांसे का विकास हुआ। ठीक है, तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और आज के इस अध्याय को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसको हम दो भाग में इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, इस कांस्य युगीन सभ्यता को, इस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, तीनों में से हम इसके लिए कोई सा भी नाम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, और आज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग नगरों में, शहरों में निवास करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, यहाँ गांव में रहने वाले या शहर में रहने वाले जो लोग हैं, दोनों में कोई ना कोई समानताएं पाई जाती हैं। रहन सहन में देखा जाए तो समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं। और आज से देखा जाए लगभग 2500 वर्ष पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले की बात की जाए तो 2500 वर्ष पहले भी हमारे भारत में नगर हुआ करते थे। और जो प्राचीन नगर थे उनका निर्माण देखा जाए, लगभग आज की जो हमारी योजनाएं हैं, नगर निर्माण योजना जो होती हैं आज की, उसी की तरह होता था पहले नगरों का निर्माण जो है ना। अब पता कैसे चला? क्योंकि ऐसा जो है उस समय के जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से हमें जानकारियां मिलती हैं। हमारे विश्व की जितनी भी नगर सभ्यताएं बनी प्राचीन, उनका जो विकास हुआ वो नदियों के किनारे हुआ, और तभी हम इसको नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी के किनारे जब थे ये सभ्यताएं, इनका विकास जब होता था तो खेती के लिए क्या था कि पानी की अच्छी तरीके से उपलब्धता हो जाती थी, और जो अन्न, जो खेती, जो कृषि करते थे उसमें अधिक उत्पादन भी होता था। और जब अधिक अन्न उत्पादन होता था तो व्यापार को भी बढ़ावा मिला, और जब व्यापार को बढ़ावा मिला तो जो नगर थे उनका विकास जो था वो संभव हो गया। और व्यापार के लिए जल मार्ग पहले बहुत अच्छे रास्ते हुआ करते थे। इसके साथ ही देखा जाए तो ये लोग नदी मार्ग से व्यापार किया करते थे, क्योंकि आसानी से हो जाता था और सुरक्षित भी रहता था, है ना। और नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा देखा जाए तो जो काम धंधे हुआ करते थे उनको अधिक और महत्व मिला, है ना। उद्योगों को भी काफ़ी महत्व मिला। और देखा जाए तो काम धंधे के विकास के लिए जो नेचुरल तरीके से जो कच्चा माल होता है उसकी उपलब्धता भी हुई, और उससे जो वस्तुएं बनती थी उनको एक नगरीय जीवन के लिए और उन्नत बनाया गया। परिणाम ये निकला कि विश्व में सबसे पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ, जिनमें से आपकी एक सिंधु घाटी है जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, और जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हो जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का समय जो बताया जाता है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई, इन सब चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। आप सबको पता है कि सन 1921 का समय था, 1921 ईस्वी का समय था, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। और जो पुरातत्वविद थे उन्होंने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक जो स्थल था उसकी खोज की। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो, भारत में देखा जाए जितने भी प्रागैतिहासिक जो स्थल हैं उनको जो खोजने का जो काम किया जाता है, जो खोजने का जो कार्य टीम जो करती है, उस टीम का नाम क्या है? उस टीम का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उस टीम का नाम है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय इसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जो पुरास्थलों को, जो प्रागैतिहासिक स्थलों को जो खोजने का जो कार्य किया जाता है वो हमारा भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता थे वो कौन थे?
इस विभाग के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व की विभाग की जो नींव डाली थी, नींव जब डाली गई थी तो उस समय वायसराय कौन था? ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन था। हमारे भारत का जो वायसराय था उस समय जब इसकी नींव डली थी, किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन हमारा वायसराय था। और हड़प्पा के बारे में ध्यान रखना, हड़प्पा का जो सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में, ध्यान रखना, चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति थे, चार्ल्स मेसन, ठीक है। चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख किया 1826 ईस्वी में। वहीं हड़प्पा का जब दूसरी बार उल्लेख हुआ तब समय था 1850 ईस्वी का, 1850 ईस्वी का समय था। और उसमें कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय जॉन ब्रंटन, दो व्यक्ति थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, ठीक है। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था 1850 में कराची से लेकर के लाहौर तक, तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, उन्होंने यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई उनका उपयोग काय में किया? रोड़ों के रूप में किया। जो ईंट के टुकड़े होते हैं उनको रोड़ा बोला जाता है, और रोड़ों के रूप में किया गया, और तभी 1850 में दूसरी बार हड़प्पा का उल्लेख देखने को मिला। जो हमारे दयाराम साहनी हैं, डी.आर. साहनी, जो हमारे दयाराम साहनी हैं, उन्होंने 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और राखलदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी, जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने 1922 में, यानी कि एक साल बाद, दयाराम साहनी ने क्या की खोज की? हड़प्पा की, ठीक है। और जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। और इस सभ्यता का सबसे जो उपयुक्त नाम है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग हड़प्पा सभ्यता किया जाता है, नाम इसका प्रयोग, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। और लगभग 40 बस्तियां जो है वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके क्षेत्रों में पाई गई थी, जबकि लगभग 1100 बस्तियां, कितनी? 1100 बस्तियां, ध्यान रखना, लगभग 1100 बस्तियां जो थीं, ध्यान रखना, 1100 बस्तियां सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में जो जगह स्थित है, और जहां कभी कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, वहां पे 1100 बस्तियों के अवशेष मिले हैं। और जो सरस्वती नदी बहती थी, अब नदी वो लिप्त हो चुकी है यहाँ से, और कुछ विद्वान तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं आज, क्योंकि सिंधु नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, सिंधु और गंगा के बीच में, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जो सिंधुवासी लोग थे उन्होंने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया। तांबा होता है, उस तांबे में टिन मिलाकर के क्या बनाया? कांसा बनाया। और जब कांसा बनाया और कांसा जब बन गया, उसका जब प्रयोग होने लगा, तो हमारी सभ्यता क्या कहलाने लग गई? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी कहलाने लग गई? कांस्य युगीन सभ्यता कहलाने लग गई, ठीक है। और बात करें, देखो यहाँ एक वर्ड प्रयोग होता है कभी कभी, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है संस्कृति और सभ्यता में? देखो, जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं वो संस्कृति शब्द का जो प्रयोग करते हैं, जो पुरावस्तुएं हमारी मिली हैं, या फिर पुरावस्तुओं का हम कह सकते हैं कोई ऐसा समूह जिसके लिए ये संस्कृति का प्रयोग करते थे, जो कि एक विशेष प्रकार की शैली के हुआ करते थे सभी समूह। यानी कि
नॉर्मल तरीके से बताया जाए तो एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए या फिर एक कालखंड की बात की जाए, तो किसी एक प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र या जलवायु या जो कालखंड था उससे संबंधित जितने भी स्थल पाए जाते हैं उनको संस्कृति बोला जाता है, संस्कृति। और सभ्यता की बात की जाए तो कोई विस्तृत भू क्षेत्र हो, कोई भूभाग हो, उस पर संस्कृतियों में समानता देखने को मिले, उसे सभ्यता कहते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि नगर नियोजन की सभ्यता थी ये नगरीय क्रांति। ठीक है, इस सभ्यता को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का जो उदय हुआ था वो इसी सभ्यता के समय में हुआ था। और ये जो कालक्रम है, रेडियो कार्बन C14 जिसे हम बोलते हैं रेडियो कार्बन, एक विधि थी और इस विधि के आधार पर निर्धारण होता था समय का कि वस्तु कितने समय पुरानी है, इस C14 के आधार पर ध्यान रखना। और जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो 3 चरणों में इसको बांटा जाता है। इस हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा जाता है, ध्यान रखना। इसके 3 चरण थे और 3 चरणों में इसको बांटा गया था। पहली थी पूर्व हड़प्पाई, अगर दूसरी की बात की जाए, दूसरी थी परिपक्व हड़प्पाई। ठीक है, पूर्व हड़प्पाई, परिपक्व हड़प्पाई और तीसरी थी उत्तर हड़प्पाई। उत्तर हड़प्पाई 3 चरणों में इसको बांटा गया था। जो पूर्व हड़प्पाई जो पहला चरण था इसका, उसका समय लगभग बताया जाता है 3500 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व का। ठीक है, और जो परिपक्व हड़प्पाई चरण था इसमें लगभग बताया जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व तक का समय था इसका, दूसरी परिपक्व हड़प्पाई चरण का। और उत्तर हड़प्पाई चरण की बात की जाए तो लगभग 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व का समय इसका बताया जाता है, तीसरे चरण का। लेकिन कुछ विद्वान हुए जिन्होंने सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में भी मतभेद किया, उन्होंने भी मतभेद किया। अब सुन लीजिए, उनके नाम भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक साइड में आप एक चार्ट बना लीजिए, एक तो काल यानी कि समय का और दूसरा विद्वानों का, किसने कितना कितना समय मतभेद को लेकर के बताया। देखो, एक हमारे समय बताया था 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व का। तो वो कौन से विद्वान थे? फेयर सर्विस। कौन से थे? फेयर सर्विस। ठीक है, फेयर सर्विस जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो समय बताया 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताया। एक विद्वान हुए जिन्होंने 2300 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व समय बताया, उनका नाम था डीपी अग्रवाल। उनका नाम था डीपी अग्रवाल। ठीक है, एक विद्वान और आए जिन्होंने 2300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व का समय बताया और उनका नाम था सीजे गैड। सीजे गैड उनका नाम था। ठीक है, एक विद्वान और आए जिन्होंने बताया कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व समय है इसका, 2500 से 1500 ईसा पूर्व समय है। और वो कौन थे? मार्टिमर व्हीलर थे, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, एक विद्वानकार आए अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने बताया कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका समय है। 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का समय बताया किसने? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, अर्नेस्ट मैके, जो अर्नेस्ट मैके थे उन्होंने 2800 से 2500 ईसा पूर्व का समय बताया। और एक विद्वान आए जिन्होंने 2900 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का समय बताया, उनका नाम था डेल्स। डेल्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने 2900 से 1900 ईसा पूर्व का समय बताया। एक विद्वान आए जिन्होंने 3250 से लेकर के 2750 का समय बताया हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का। उन विद्वान का नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, एक विद्वान आए, उन्होंने बताया कि 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व इसका समय है हड़प्पा सभ्यता का। 3500 से लेकर के
2700 ईसा पूर्व का। उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। तो इसके समय काल निर्धारण को लेकर के भी विद्वानों का मतभेद था। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी विद्वान हुए थे जिन्होंने अलग अलग समय निर्धारण हड़प्पा सभ्यता का बताया। वहीं वर्तमान में 3 देश हैं आपके, एक तो आपका पाकिस्तान है, एक आपका अफगानिस्तान है, एक आपका पाकिस्तान, और तीसरा है आपका इंडिया, भारत। इनमें क्या था कि इनका विस्तार देखने को मिलता है। वर्तमान में तीनों देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में, इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और अफगानिस्तान में तो 2 महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिले हैं। उनका नाम है मुंडीगाक और सुरतुगी, जो कि अफगानिस्तान से मिले हैं। मुंडीगाक और दूसरा है सुरतुगी। 2 स्थल हमारे अफगानिस्तान से मिले हैं। और वहीं पाकिस्तान से देखा जाए तो 3 क्षेत्र, तीन मुख्य साक्ष्यों के रूप में मिले हैं क्षेत्र। एक तो दक्षिण बलूचिस्तान में देख लो, सिंधु है, पंजाब प्रांत में देख लो, इस सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दक्षिण बलूचिस्तान में देखोगे तो इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सुतकांगेडोर है, सोतका कोह है, डाबरकोट है, बालाकोट है। सिंध प्रांत में देखें तो मोहनजोदड़ो मिला है, चनहूदड़ो मिला है, आमरी मिला है, कोटदीजी मिला है, अलीमुराद मिला है। तो ये प्रमुख स्थल थे सिंधु प्रांत के। पंजाब प्रांत में देखोगे तो महत्वपूर्ण स्थल एक ही मिला है जिसका नाम है हड़प्पा। और भारत में देखा जाए तो भारत में भी काफ़ी स्थल मिले हैं। एक तो जम्मू प्रांत है आपका, जम्मू प्रांत में आपका मांडा मिला है, मांडा। पंजाब में रोपड़ मिला है, रोपड़। और आपका जो कोटली हंग है, कोटली हंग खान भी मिला है। चकछासीबाड़ा मिला है, चकछासीबाड़ा। ठीक है, संघोल मिला है, हरियाणा में बनावली मिला है, मिताथल मिला है, शिशबल मिला है, राखीगढ़ी है। उत्तरी राजस्थान में भी इसके 2 दर्जन पुरास्थल, लगभग 24 पुरास्थल देखने को मिले हैं, जिसमें जो गंगानगर जिला है उसमें कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो तो जो मेरठ जिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है, मेरठ जिला, उसमें हिंडन नदी, उस मेरठ जिले में क्या है? हिंडन नदी। और उस हिंडन नदी के तट पर देखोगे तो आलमगीरपुर स्थल मिला है, आलमगीरपुर स्थल। ठीक है, आलमगीरपुर स्थल मिला है। और सहारनपुर जिले में देखोगे तो बड़ा गांव और हुलास 2 प्रमुख स्थल देखने को मिले हैं। कौन कौन से? बड़ा गांव और हुलास। गुजरात के क्षेत्र की बात की जाए तो गुजरात के क्षेत्रों में देखोगे तो उसके 2 भागों की बात की जाए, एक तो कच्छ की खाड़ी की, कौन कौन सी? एक तो कच्छ की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है, खंबात की। ठीक है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इन 2 क्षेत्रों में गुजरात के क्षेत्र को बांटा गया है। कच्छ की खाड़ी जो है वहां से 3 प्रमुख स्थल मिले हैं। इस कच्छ की खाड़ी से 3 प्रमुख स्थल मिले हैं। अब वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? एक तो देसलपुर है, देशलपुर। दूसरा कौन सा है? सुरकोतड़ा है, सुरकोतड़ा। और तीसरा कौन सा है? धौलावीरा, जो कि कच्छ की घाटी से मिला है। ठीक है, अगर खंबात की खाड़ी की बात की जाए तो इन खंबात की खाड़ी में भी काफ़ी आपके स्थल मिले हैं। लोथल मिला है, रंगपुर मिला है, लोथल मिला है, रंगपुर मिला है। एक आपका रोजदी मिला है, रोजदी है। प्रभास पाटल मिला है, प्रभास पाटल। और इसके अलावा भी भगत राव मिला है एक स्थल, भगत राव। नागेश्वर मिला है। कहाँ से मिले हैं ये सभी? खंबात की खाड़ी से। कुंताशी मिला है, कुंताशी, कुंताशी है। मेघम मिला है, मेघम। एक आपका शिकारपुर देखने को मिला है खंबात की खाड़ी से, शिकारपुर। ठीक है, अगर
इस पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए, पूरे क्षेत्र की बात की जाए, तो ये पूरा जो क्षेत्र मिला है ये कैसे आकार का था, एक ट्रायंगुलर टाइप का था, त्रिभुजाकार था। इसके आकार की बात की जाए तो ये त्रिभुजाकार आकार था, जो गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिला है, त्रिभुजाकार आकार था। इसका जो क्षेत्रफल था पूरा का पूरा कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल इसका। और सभ्यता के पूरे भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो जो मिस्र की सभ्यता है, उस मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल से देखोगे तो 20 गुना अधिक है, और मिस्र और मेसोपोटामिया का जो पूरा क्षेत्रफल है वो केवल 12 गुना बड़ा है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं उनमें सबसे उत्तरी जो स्थल है, तो अगर उत्तरी स्थल की बात पूछी जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना जम्मू में जो चिनाब नदी है उसके तट पर क्या है, अखनूर है, और अखनूर के पास में क्या है, मांडा है, वही आपका उत्तरी स्थल माना जाता है। लेकिन दक्षिणी स्थल की बात की जाए तो इसी मांडा से लगभग 1400 किलोमीटर दूर, कितना, 1400 किलोमीटर दूर आपकी गोदावरी नदी पड़ती है, और उस गोदावरी नदी के तट पर आपका क्या है, दैमाबाद है। दैमाबाद, ये कौन सा है हमारा, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, दक्षिणी स्थल। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी स्थल देखा जाए, पश्चिमी, ये तो उत्तरी और दक्षिणी की बात थी, अगर पश्चिमी स्थल देखा जाए जो आपकी दास्क नदी है, दास्क, उसके किनारे पे आपका सुतकांगेडोर है, वही आपका पश्चिमी स्थल माना जाता है, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। और सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो पूर्वी स्थल कौन सा है आपका, ध्यान रखना, पूर्वी स्थल इसी सुतकांगेडोर से लगभग 1600 किलोमीटर दूरी पर है। क्या है, मेरठ में जो हिंडन नदी है, उस हिंडन नदी के किनारे पर क्या है, आलमगीरपुर है, वही हमारा पूर्वी स्थल माना जाता है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। तो ये थे हमारे कुछ स्थलों के नाम। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज केवल हम यहीं तक बात करेंगे, केवल स्थलों के बारे में, और जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसको सेकंड पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। उसमें आपके नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे, नगर योजना के बारे में, या फिर इसकी संरचना के, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वहीं इसमें जो हड़प्पा काल के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, चनहूदड़ो है, लोथल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, स्थलों के बारे में। ठीक है, किसने खोज की, कब की और कहाँ पर की। ठीक है, इसके पशुपालन के बारे में भी पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में, और इसका जो कृषि थी, कृषि किस तरीके की थी, तो कृषि के बारे में भी हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी, तकनीकी के बारे में। ठीक है, तकनीकी के बारे में भी हम दूसरे भाग में ही हम इसमें पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेड कैसा था, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक प्रथाएं कैसी थीं, राजनीतिक संगठन कैसे थे यहाँ के, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी के देवता, पुरुष देवता कौन थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पशुओं की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, वो पढ़ेंगे। लिपि के बारे में पढ़ेंगे, माप तौल के बारे में पढ़ेंगे, माप तौल के बारे में। ठीक है, मोहरों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बर्तन मिले थे, क्या मिला था। यहाँ से जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, उन प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिमाओं के बारे में भी हम दूसरे उसी टॉपिक में ही कवर करेंगे इसको पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें जो टेराकोटा की जो मूर्तिकाएं मिली, मृण मूर्तिकाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्भव कैसे हुआ, उत्थान कैसी है, वो पढ़ेंगे। और इस हड़प्पा संस्कृति की जो नागरिकतोत्तर अवस्था थी, एक नागरिकों को लेकर के जो अवस्था थी, नगरीय अवस्था थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, उस पतन के कारणों को भी हम लोग पढ़ेंगे, पतन के कारणों को भी हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम छोटा सा आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपसे सॉरी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे भाग में हम पूरा इसको कवर कर लेंगे।